फिर से उसने तुझे कुछ कहा है? बोल ना। कुछ नहीं दीदी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। तू सच कह रही है ना? हाँ दीदी, तुम्हारी कसम। अश्वी, क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली निकलना होगा अभी। आई कॉल यू ना। बाय बाय, ध्यान से जाना। हेलो मैडम, अभी एक बात निकल के सामने आई है कि भोला का दूसरे नौकरों से झगड़ा हुआ था। मैडम, पहले भोला और मैं दोस्तों के साथ उठता बैठता था, अभी वो नहीं आते जाते। क्यों? बोलना क्यों? ओके, एक दिन मजाक मजाक में हमारा झगड़ा हो गया। क्या रे भोला, तेरे साहब का अभी भी चक्कर चल रहा है क्या? अरे उनके मामले में मैं नहीं बोलते, वो बड़े लोग हैं। बड़े थे, उनकी बेटी भी हो रही है। क्या बोलना क्या चाहता बे? बोलना, हाथ मारता है कि नहीं? हाँ? साइकिल सिखाने के बाद छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं हम तो। क्या बोल रहे हैं? मैंने तो उसको वही कहा था जो भोला की फितरत थी। कॉलोनी के सब काम वालियों के पीछे पड़ा रहता था, अक्सर निधि के साथ भी साइकिल सिखाते हुए दिखता था। इसलिए थोड़ा मजाक किया था तूने। नाबालिग लड़की के लिए घर के नौकर से गंदी बातें करना तुझे मजाक लगता है? हमने कुछ नहीं किया साहब, निधि तो हमारे बहन जैसे साहब, वो लोग झूठ बोल रहे साहब। निधि के साथ जो हुआ वो हमने नहीं किया साहब। अगर ऐसे होता तो मेम साहब को सब कुछ बता देती साहब। बता देती, इसलिए तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। मोहल्ले की काम वालियों के पीछे क्यों पड़ा रहता था? साहब हम किसी के पीछे नहीं पड़ते साहब, हम तो उनकी मदद कर रहे थे साहब, उनको काम काज दिलाने में साहब। मदद कर रहा था। इसका ब्लड सैंपल और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती इसे यही रखता। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ गई होगी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। दीदी, कॉलेज से तो हम लोग साथ ही निकले थे और वहाँ रास्ते में दुकान पड़ती है कपड़ों की, तो उसे कुछ लेना था, वो वहीं रुक गई। कौन सी दुकान? हाँ, ये मैम तो आई थी, इनका ही तो झगड़ा हुआ था। झगड़ा किससे? सुहाना, क्या हुआ है? उस दिन के बाद तू मुझे मिली नहीं। एंड आई एम सॉरी, उस दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। मैंने कहा ना, मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सब दीदी बोल रही है ना? तुमसे क्या मतलब? किसी ने कुछ भी बोला हो? देखो सुहाना, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। सर, ये मेरी छोटी बहन है सुहाना। सर 18 साल की है, कॉलेज से घर ही नहीं लौटी। हम लोगों ने हर जगह ढूंढा पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। और सर इसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। आपको किसी पर शक है या किसी लड़के से कोई अफेयर? जी सर, आयुष सुहाना का बॉयफ्रेंड था। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, पर अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि इन दोनों में झगड़ा हुआ था। सुहाना का बॉयफ्रेंड था? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप कौन है? सर मैं सुहाना और इसका पिता हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ रहता नहीं हूँ सर। क्यों? दरअसल हमारी आपस में बनते नहीं है सर। सुजाता, ये सब सिखा रही हो अपनी लड़कियों को? अच्छा, जो आपको सिखाना चाहिए था वो तो आपने कभी सिखाया नहीं हमें। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? और ये आयुष कहाँ रहता है? चल बता, सुहाना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सुहाना कहाँ है। अभी 2 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। और ब्रेकअप के बाद गायब कर दिया उसे। बोल कहाँ है वो? अश्विति झूठ बोल रही है मुझे फंसाने के लिए। वो तो पहले से मुझ पे चिढ़ती थी।
और उस दिन के बाद कुछ ज़्यादा ही। ये सब करने जाते हो तुम कॉलेज? हाँ, और तुम 1000 बार मना किया है मैंने, मेरी बहन से दूर रहने को बोला है ना तुम्हें। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। उस दिन गलती हो गई मुझसे, लेकिन आश्विति के कहने पर सुहाना ने मिलने से भी मना कर दिया था। बॉयफ्रेंड था ना तो उसका, पता कहाँ गई वो? मुझे कैसे पता चलेगा सर? मैं तो कहता हूँ आश्विका किया धरा है ये सब मुझे फंसाने के लिए। मुझसे नफरत करती थी और इसलिए मुझ पे ना ये सब झूठे इल्जाम लगा रही है। सुहाना की डिटेल्स निकालो, सारे इलाके में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। रमन अवस्थी साहब से मिलना था। अवस्थी साहब ऐसे नहीं मिलते किसी से, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कैसे मिलेगी अपॉइंटमेंट? 1 मिनट। ये लीजिए, साहब का नंबर है, फ़ोन कर लेना। थैंक यू। हेलो, हमने निधि से पूछा था लेकिन उसने कभी बताया नहीं मैडम, उसके आगे पीछे किसी को नहीं देखा। मैडम, इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे स्कूल की लड़की के साथ। हमने भी एक स्टूडेंट और टीचर से बातचीत की है, परंतु किसी को कुछ पता नहीं। नमस्कार। थैंक्स यू। मीता कहाँ है? उसे बुलाइए, हम उससे कुछ जानना चाहते हैं। मीता ने तो आत्महत्या कर ली। अच्छा हुआ जो उसने खुद ही जान दे दी, वरना मैं अपने हाथों से मार देता उसे। उस लड़की ने नाक कटवा दी थी मेरी। कितनी बेइज्जती थी हमारी। गुप्ता जी, हाय हाय, गुप्ता जी, हाय हाय, गुप्ता जी, हाय हाय, ले चलो इसे। गुप्ता साहब, हाय हाय, गुप्ता साहब, ये देखिए, देखिए अपनी बेटी की करतूत। ये गुल खिला रही है आपकी बेटी, ये हमारी बेटियों को पढ़ाएंगी और उन्हें अपने जैसा बनाएंगी। पापा, मेरी बात का यकीन कीजिए पापा, ये वीडियो मुझे ब्लैकमेल करके बनाया गया है पापा। अरे ये क्या किया तूने? हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने। पापा, मैं सच कह रही हूँ। देखिए बस, अब आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लो, वरना भारी पड़ेगा आप लोगों को। कह देते हैं, चलो रे। बहुत बदनामी हो गई थी, इसलिए दुर्गेश ने सगाई तोड़ दी। कोई भी लड़का वही करता जो दुर्गेश ने किया। थोड़ी सी शर्म बची थी, इसलिए मीता ने आत्महत्या कर ली। आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है मीता सही कह रही थी? सही या गलत से क्या फायदा मैडम? मेरी इज्जत तो चली गई ना मैडम। अब वापस उन बातों को कुरेद करके हमें क्या मिलेगा? निधि और उसकी टीचर मीता दोनों का ही सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और दोनों का ही एक ही स्कूल से कनेक्शन भी था। इसलिए हमने मीता के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात की। सर, ये वीडियो वायरल हुआ था उस लड़की का, जिसके वायरल होने के बाद मीता पर मॉब ने अटैक किया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे थे सर, पर आगे इस केस में कुछ क्लू नहीं मिला। इस वीडियो में जो लड़का है, इसकी पहचान हुई है? नहीं सर। मीता के मंगेतर का एड्रेस है? क्या हम दुर्गेश से मिल सकते हैं? उन्होंने 1 महीना पहले ही सुसाइड कर लिया। क्या आपको दुर्गेश की मंगेतर मीता के बारे में कुछ पता था? जी हाँ, खुद दुर्गेश ने मुझे बताया था। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी अंतरात्मा मुझे जीने नहीं दे रही। क्या बात है? हमें जो कुछ भी मीता के बारे में पता है वो सच नहीं है। मीता का वीडियो धोखे से बनाया गया था। उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करके बार बार गलत काम करवाए जा रहे थे। ये बात कही थी उसने मुझसे, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया और उससे शादी तोड़ दी। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रही थी वो।
उसका एमएमएस है इंटरनेट पर। मीता ने अपनी जान देकर सच्चाई का सबूत दिया। उसी रात उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। ये मामला केवल निधि का नहीं है, बल्कि मीता के साथ भी इस किस्म का अपराध हो चुका है। मुझे लगता है भोली भाली लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने का एक रैकेट चल रहा है, और मुझे तो शक है कि निधि और मीता को एक ही इंसान ने टारगेट किया है। बड़ी अजीब बात है सर, इनमें से किसी एक ने भी कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया। शायद इन्हें इतना डराया धमकाया गया होगा कि वो अपनी जुबान ही नहीं खोल पा रहे। एक काम करो, अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करो और सारे थानों से जो है रिकॉर्ड मंगवाओ और अपने खबरियों से ही पता करो कि इस शहर में इस किस्म के केसेस और भी हुए हैं क्या। ओके सर। सर यही शॉप है, इसका लाइसेंस 2004 में लिया गया था। ये शॉप किस एरिया में? कपड़ा बाजार, सेंट्रल दिल्ली। ये तो काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हजारों लोग आते जाते हैं वहां पर। हमें काफी सावधानी से इस जगह पर काम करना होगा। मैडम, ये गारमेंट शॉप के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट सही है। यूँ तो मालिकाना हक किसी मालती शर्मा के नाम पे है, लेकिन पूरी देखरेख रमन अवस्थी करता है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है। हमारा ये केस केवल निधि की हत्या का केस नहीं था, बल्कि मीता और भी कई लड़कियों से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे हम केस में आगे बढ़ रहे थे, हमें इस बात का खुला आभास हो रहा था कि इस केस के कई सिरे हैं जो अभी तक हमारे हाथ में आने बाकी हैं। लेकिन हर एक केस में साजिश की बू आ रही थी और एक बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही थी। हमने एक एक पुलिस स्टेशन में आईवी मिसिंग कंप्लेंट्स को टटोलना शुरू किया और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की, क्योंकि अब तक यह साफ हो चुका था कि हमारा पाला एक बहुत ही शातिर और गंदी जहनियत के मुजरिम से था। सर मैंने वहाँ फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं चला। ठीक है, ट्राई करता हूँ। ओके सर। हाँ, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है, लेकिन बाद में फिर सभी ने वापस ले ली। अंदर की बात है कि इन सभी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। घर की इज्जत खो जाने के डर से फैमिलीज ने कंप्लेंट वापस ले ली, लेकिन एक लड़की है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी भी दर्ज है, सुहाना शर्मा। ये अभी तक मिली नहीं है। किस थाने की रिपोर्ट है? अलीपुर। सुहाना शर्मा नाम है। लास्ट टाइम इसे एक गारमेंट शॉप के बाहर दिखा गया था, वहाँ पर इसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई भी हुई थी। हमने इसके बॉयफ्रेंड को डिटेन भी किया, पर उसने कहा कि वो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी बहन अश्विनी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी हमारे यहाँ। हमने काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन कोई लीड नहीं मिला, और बाद में इसकी फैमिली ने भी अपडेट लेना बंद कर दिया। इनकी फैमिली का कोई कॉन्टैक्ट नंबर? आपने जब इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ आ रही हैं, तो मैंने कांस्टेबल से कहा था कि इनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। अश्वी से कोई कांटेक्ट हुआ? सर अश्वी का नंबर भी बंद आ रहा है और वो ट्रेस भी नहीं हो रही है। क्या हम अश्वी से मिल सकते हैं? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई? किसी काम से बाहर गई। सुहाना की कोई खबर मिली? उसी केस के बारे में हमने उनसे बात कर ली है। आप आइए ना, अंदर बैठिए, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुहाना मिसिंग केस के बारे में अश्वी से बात कर। वो सर मेरी बीवी ने बताया ना आपको, बाहर गई है किसी काम से। उनका फ़ोन बंद आ रहा है। लगता है कि बैटरी का प्रॉब्लम हो। आप मुझे बताइए ना, क्या बात है सर? सुहाना मिसिंग केस के बारे में आप लोगों ने कई दिनों से कोई अपडेट नहीं लिया, पूछ सकता हूँ क्यों? कितना अपडेट लेते सर? पुलिस अगर अपना काम कर रही होती तो वो कब का मिल गई होती, इसलिए नाउम्मीद होकर हमने फॉलोअप करना बंद कर दिया। अभी कोई खबर है आपके पास उसकी? देखिए, हमें शक है कि सुहाना किसी सेक्स रैकेट में उलझी भी हो सकती है, क्योंकि उसी एज ग्रुप की कई लड़कियों की शिकायतें आई हैं हमारे पास। तो सर प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आपकी अश्वी से बात हो तो उन्हें थाने भेजिएगा, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें। जी सर।
सर, आश्वी का नंबर पिछले 15 दिनों से बंद आ रहा है और उसके पड़ोसियों ने भी उसे देखा नहीं। लेकिन एक नंबर है कॉल रिकॉर्ड्स में जो बार बार फीचर होता है, जिससे आश्वी लगातार टच में थी। आश्वी और चारू के कार्ड से एक ही होटल के बिल भी भरे गए हैं। मैंने चारू को बुला लिया है पूछताछ के लिए। हम दोनों दोस्त हैं सर। दोस्त? कॉल रिकॉर्ड्स में दोस्ती साफ नजर आ रही है तुम्हारी। क्या चल रहा था तुम्हारे और आश्वी के बीच में? कहाँ है आश्वी और सुहाना? मैं नहीं जानती सर, मैं तो अश्वी को खुद ढूंढ रही हूँ। तुम क्यों ढूंढ रही हो आश्वी को? हाँ, देखो जो कुछ भी सच है ना बता दो, बोलो। सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। वो मैं और अश्वी रिलेशनशिप में है सर। हम दोनों लेस्बियन हैं सर। सर, हम बाहर कहीं नहीं मिल सकते थे, इसलिए हम चुपचाप होटल में मिलने लगे। और अश्वी की फैमिली का उस पर प्रेशर था, वो उसकी शादी कराना चाहते थे और वो शादी नहीं करना चाहती थी। फिर सुहाना गायब हो गई और अचानक से कुछ दिन बाद अश्वी भी गायब हो गई सर। लेकिन आश्वी के फादर तो कह रहे थे ऑफिस के काम से वो बाहर गई। नहीं सर, वो कहीं बाहर नहीं गई है। मैं खुद उसके ऑफिस में काम करती हूँ सर। इसका मतलब आश्वी के फादर ने हमसे झूठ कहा। थाने बुलाओ। सच बोलकर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते क्या? एक तो पहले ही सुहाना के गायब होने के गम से हम लोग उभरे नहीं थे कि अचानक ही आश्वी की सच्चाई सामने आ गई। कैसी सच्चाई? आश्वी कहाँ से आ रही? सर, मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैं कभी कभी कॉल गर्ल्स को बुला लिया करता था। और एक दिन मेरे दोस्त अभय की बेटी आश्वी आ गई। और सर, एक सच्चे दोस्त के नाते ये बात मैंने अभय को बता दी। सर, जान से मार दूंगा तुझे। झूठ बोलता है। लेकिन नहीं होता ना, इस नंबर पे बात कर ले। सर, इस बात को लेकर के मेरा और आश्वी का झगड़ा भी हुआ था। बेशरम, ऐसा घिनौना काम करने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? सर, उस दिन के बाद से वो घर नहीं लौटी और आती भी कुछ नहीं से। कहाँ से बुलाया था आश्वी को? सच बोल। बताता साहब, इस तरह का एक ही नहीं 50 धंधे चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ दलाल हूँ, असली धंधा तो वहां से ऑपरेट हो रहा है। मुझे पीट के कुछ नहीं मिलेगा। सच बोल। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सच बोल। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाकर बोलिए दामोदर ने भेजा है, अनारकली चाहिए। हेलो, ठीक है सर, निहारिका का पता चलेगा। सर, मेरा यकीन मानिए, निधि की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भागी क्यों थी? सर, उस दिन देवकी मैम के तमाशे के बाद मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं अपने कलीग से नजरें मिला पाऊँ, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई थी सर। जहाँ इतनी बातें वेरीफाई हुई है, तुम्हारा स्टेटमेंट भी वेरीफाई होगा, और जब तक ये बात सच नहीं साबित हो जाती तुम यहीं रुकोगे। सर, साइबर सेल की मदद से हमने मीता के वीडियो के सोर्स को रिवर्स में ट्रैक किया। जो वेबसाइट सामने आई है उसका सर्वर फॉरेन में है। इसी वेबसाइट पर और भी लड़कियों के वीडियोस अपलोड हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमने की। आश्वी और निधि के वीडियोस भी इन वीडियोस में शामिल हैं। इसका मतलब पहले इन लोगों के वीडियोस बना के इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और फिर बाद में प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है और फिर और पैसे कमाने के लिए इन्हें फॉरेन साइट्स पे बेच दिया जाता है। इन दरिंदों को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। 6 महीने पहले मीता को टारगेट करते हैं लोग, और 1 महीने पहले आश्वी और सुहाना को, और 10 दिन पहले निधि। और ये सब कुछ इस शॉप से कनेक्टेड है। सीधे रेड मारते हैं सर। पॉसिबल है कि सुहाना अभी भी उनके पास हो। नहीं, इसलिए नहीं मार सकते, क्योंकि अगर इन लोगों को जरा सी भी भनक लग गई तो सुहाना और पता नहीं कितनी और लड़कियां जिनकी जान को खतरा हो सकता है। इन दरिंदों को पकड़ने के लिए इन्हीं की तरह शातिर होना पड़ेगा। अब हमारे हाथ में कुछ अहम सुराग लग चुके थे। अब जरूरत थी पूरी जिम्मेदारी के साथ, सावधानी के साथ प्लानिंग करके इस मिशन को अंजाम देने की। हमारी जरा सी भी लापरवाही मुजरिम को चौकन्ना कर सकती थी, उन्हें फरार होने का इशारा दे सकती थी। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ और मामले की संजीदगी को समझते हुए हमने प्लानिंग शुरू की। माल चाहिए, माल दोगे तो सब मिलेगा। आओ मेरे साथ। अंदर आओ।
इन बच्चियों को एनजीओ लेके जाओ। चल जाओ। घबराओ। बोल। मीता, सुहाना, आश्वी, सब बाकी लड़कियों को मैंने धंधे में उतारा था। किसी की मजबूर बहू बेटियों को बेच उनसे पैसे कमाकर उसे धंधे का नाम देता है। गवर्नमेंट ऑफिसर होकर ऐसी नीच हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, अब सच सच बता, कौन कौन इन्वॉल्व है तेरे साथ इस धंधे में? बोल। सब मैं ही हूँ अकेला। सब मैंने दिखावे के लिए गारमेंट शॉप खोल के रखी है और वहीं से हम लोग अपना शिकार तलाश करते हैं। ट्रायल रूम किधर है? बता दो। उस तरफ। एक बार वीडियो बन जाता था तो फिर लड़कियों को ब्लैकमेल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता था साहब। हम जानबूझ के सीधी सादी लड़कियों को और कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बना देते ताकि वो आसानी से हमारे चंगुल में फंस सके। प्लीज 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 मेरा वीडियो वायरल मत करना। मेरी शादी होने वाली है। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज। सुहाना को तूने इस तरह से फंसाया, आश्वी को कैसे फंसाया? उस दिन सुहाना के कस्टमर पे ज्यादा टाइम ले लिया था तो उसे ढूंढते ढूंढते आश्वी दुकान पर आ गई थी। मेरी बहन है सुहाना, ये आपकी दुकान पर कपड़े खरीदने आई थी। ये आई थी यहाँ पर। आश्वी बहुत खूबसूरत थी साहब और उसके हमें ज़्यादा पैसे मिलते, इसलिए उस दिन हमने सुहाना को वहाँ से जाने नहीं दिया और सुहाना के जरिए हमने आश्वी को अपना शिकार बनाया। ध्यान से देख अपनी बहन को, अभी तो सिर्फ इसे नोच रहे हैं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो इसकी बोटियों को चील कौओं को खिला दूंगा। अगर तू चाहती है ना तेरी बहन जिंदा और सलामत रहे और इज्जत से रहे तो जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। बोल। हाँ बोल। कहाँ है आश्वी? आश्वी तो कब की मर गई साहब। तूने उसका मर्डर किया? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। उसे तो कमीने, बड़ी इज्जत की बातें कर रहा था ना तू कि इज्जत के मारे वो कहीं चली गई। फिर रमन को फोन करके उसे वापस क्यों बुलाया? बोल। यकीन नहीं होता ना? ले इस नंबर पे बात करके देख ले। तो ये है तेरी जॉब? पापा आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये सब मैं मजबूरी में कर रही हूँ। ये सब मैं सुहाना की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। ये देखिए, ये वीडियो। मुझे पहले ही पता था, खुद तो बर्बाद हो गई और उसे भी इस नर्क में झोंक दिया तूने। इसकी जिम्मेदार भी आप है। अपनी गलतियां भी मुझ पर डालेगी? आज ये किस्सा मैं खत्म करके ही रहूंगा। इसका मतलब आश्वी ने सच कहा था, वो सुहाना को बचाना चाहती थी लेकिन तूने उसे मार डाला। बाप का हक तो जताना चाहता था लेकिन फर्ज नहीं निभा पाया। उसने एक बार तुझसे भरोसे की उम्मीद की थी, अगर तूने उस पर भरोसा कर लिया होता तो आज वो जिंदा होता। आश्वी और सुहाना का केस तो सॉल्व हो गया, अब निधि के दोषी से मिलता है। आशीष, सुहाना और मीता को तूने नहीं मारा, फिर उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? निधि, उसे क्यों मारा? निधि किसी के लिए खतरा बन गई थी, इसलिए उसे मारना पड़ा।
एक्सप्लेनेशन। सब बताती हूँ सर। मेरे पति शिव का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और मुझे पैसे चाहिए थे। मैं धंधे में आ तो गई थी, पर मुझे और पैसे कमाने थे, अपना घर खरीदना था। इसलिए एक दिन तारा देख, एक फॉरेन की पार्टी है मेरे पास, 1 लाख रुपए मिलेगा। मासी थी तू उसकी, मासी माँ जैसी होती है, और तूने क्या किया? औरत के नाम पे कलंक है तू। तुझे तो एक ऐसी ऐतिहासिक सजा मिलनी चाहिए ना कि तुझ जैसे अपराध करने वालों की रूहें थर्रा जाए। जो संगीन जुर्म इस औरत ने किया है, अगर कानून में फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती तो मैं उसकी मांग करता जज साहिबा। ये औरत जात के नाम पर एक कलंक है। फांसी की सजा भी इस औरत के लिए कम होगी। निधि शर्मा के बलात्कार और फिर हत्या में तारा शर्मा ने जो भूमिका निभाई है, निधि ने अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार अपनी मासी से किया था, भरोसा किया था, और उसी मासी ने अपनी लालच के लिए उस मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया। लिहाजा तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आरोपी तारा शर्मा को 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। इस गिरोह के सरगना रमन अवस्थी और अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जाती है। जिस तरह तारा का ये अपराध जुर्म की किताब का एक स्याह पन्ना है, उसी तरह तारा को दी जाने वाली ये ऐतिहासिक सजा दूसरे अपराधियों के लिए एक रोशन मिसाल बनेगी। तारा ने निधि का और उसके मंगेतर दुर्गेश ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। उसे अपनी